मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा। बस मुझे यह पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं, अभी तक हम लोगों ने हमारी लाइव क्लासेस में कोशिका सिद्धांत और संरचना कार्य पढ़ चुके हैं। हम मानव रोग भी पढ़ चुके हैं, हम स्वास्थ्य एवं पोषण भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हम विटामिन्स और विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी पढ़ चुके हैं, हम अनुवांशिक भी पढ़ चुके हैं, और हमने हमारी कल की क्लास में श्वसन तंत्र भी पढ़ लिया है। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो सेवंथ क्लास जो होगी हमारी, वो आज की हमारी क्लास होने वाली है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। तो चलिए, अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये भी एक बिल्कुल एक बेसिक सा और प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से सभी प्यारे बच्चे जितने भी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, जय हिंद बोलकर फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है या कौन सी होती है। यदि प्यारे बच्चों हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो अग्नाशय एक छोटी ग्रंथि होती है, तो अग्नाशय इसका सही आंसर नहीं है। थायराइड ग्लैंड भी छोटी होती है प्यारे बच्चों, और पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों, वो है हमारा ऑप्शन ए, यकृत या लीवर। यकृत या लीवर प्यारे बच्चों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का प्यारे बच्चों सबसे मुख्य कार्य होता है बाइल जूस का निर्माण करना, जिसे हम हिंदी में पित्तरस भी कहते हैं। बाइल जूस की सहायता से प्यारे बच्चों हमारा जो भोजन होता है वो पचता है। तो यकृत या लीवर जो है प्यारे बच्चों हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन ए, यकृत या लीवर, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने गौरव शर्मा ए ऑप्शन, शंकर दुबे, बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए यकृत या लीवर सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है? वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड मेनली बिगिन? प्यारे बच्चों, यदि हम पाचन की बात करें तो पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन को खाने से लेकर पचाने तक, तथा पचाने से लेकर उस भोजन में जो हमारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण करना और शरीर को ऊर्जा ग्रहण करना तथा उस भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है हमारी खाना खाने से लेके खाने को शरीर से बाहर निकालने तक, इस पूरी प्रोसेस को हम पाचन की क्रिया कहते हैं। और प्यारे बच्चों, जो भी अंग इस पूरी क्रिया में सहायक होते हैं उन सभी अंगों को हम पाचक अंग या फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है। प्यारे बच्चों, यदि हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण। यदि हम अमाशय की बात करें प्यारे बच्चों, तो अमाशय में भोजन ग्रास नली के द्वारा जाता है, उसके बाद भोजन पचता है, तो अमाशय से भी शुरू नहीं होती। ना ही प्यारे बच्चों छोटी आंत से शुरू होता है। हमारा जो भोजन का पाचन प्यारे बच्चों मुख्य रूप से हमारे मुख या माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुख में उपस्थित लाल ग्रंथि प्यारे बच्चों सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम बनाती है जो कि स्टार्च का पाचन मुख से ही शुरू करना कर देता है। तो ऑप्शन सी, मुख या माउथ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी, मुख या माउथ सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। भोजन का पाचन मुख्य रूप से मुख से शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा?
हमारे मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है प्यारे बच्चों। और ये भी एक बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो मैं आशा करूंगा जितने भी प्यारे बच्चे हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर ही फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट करें और मुझे बताएं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन भी नहीं पाया जाता है, रेनिन भी नहीं पाया जाता है और पेप्सिन हमारे पेट में पाया जाता है, ये एंजाइम भी नहीं है। ऑप्शन ए टाइलिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है क्योंकि हमारी लार ग्रंथि से प्यारे बच्चों लार निकलती है, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम बनता है जिसे हम सेलेवरी अमाइलेज होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है स्टार्च को शर्करा में या शुगर में कन्वर्ट करना, स्टार्च का पाचन करना। तो प्यारे बच्चों टाइलिन जो एंजाइम होता है वो हमारी लार में पाया जाता है। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए टाइलिन सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारी लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, विच एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टोमच। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों हमारे सामने, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एक बेसिक सा है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो फटाफट से आप सभी इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं जल्दी से कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब तक हम इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। हम सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा, या फिर इंग्लिश में हम किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्लों को प्यारे बच्चों हम अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। यदि हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें प्यारे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही एसिटिक एसिड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आप सभी इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखें कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल या कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमारे पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी गेस किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे पेट में HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं वह अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखें कि कौन सा अम्ल पाया जाता है हमारे अमाशय में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो अमाशय में पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों पानी को सोखना। मलाशय का काम है जो मल बना है शरीर में उसको बाहर निकालना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। भोजन का जो पूर्ण रूप से पाचन होता है प्यारे बच्चों वो हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद भोजन में जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उन सभी को रक्त में मिला दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप इसका भी विशेषकर ध्यान रखें कि भोजन का पूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वहां पर होता है। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने गौरव शर्मा, अनुज भदौरिया, हाँ बेटा आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ जमा होता है, वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हमें यह पता है कि पित्त रस कौन निर्माण करता है, कौन बनाता है, बट हमसे यह पूछा गया है कि पित्त रस स्टोर कहाँ पे होता है, जमा कहाँ पर होता है। तो प्यारे बच्चों इसके यदि हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यकृत या लीवर होता है प्यारे बच्चों, ये पित्त रस का निर्माण करता है। हमारा लीवर जो होता है पित्त रस का निर्माण करता है। अग्नाशय प्यारे बच्चों, अग्नाशय में हमारा इंसुलिन हार्मोन बनता है। अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन बनता है। प्लीहा जो होती है प्यारे बच्चों ये हमारी ब्लड बैंक होती है, ब्लड बैंक होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन है पित्ताशय जिसे हम गॉल ब्लेडर भी कहते हैं। हमारे लीवर का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों बाइल जूस बनाना, पित्त रस का निर्माण करना, और जो हमारा
पित्ताशय होता है, गोल्ड ब्लेडर होता है बच्चों, इसका सबसे मुख्य कार्य होता है उस पित्त रस को स्टोर करना या उस पित्त रस को जमा करना। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए गोल्ड ब्लेडर या पित्ताशय सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पित्त रस जो होता है हमारे पित्ताशय, जिसे हम गोल ब्लेडर कहते हैं, यहाँ पर जमा होता है। यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो वो होता है हमारे यकृत या लीवर में। और यदि आपसे उसके स्टोर करने का पूछा जाए कि कहाँ पर जमा होता है, तो वो होता है हमारा पित्ताशय, जिसे हम गोल ब्लेडर भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? विच न्यूट्रिएंट्स डज द पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट? हमारा जो हमारे पेट में एक एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो प्यारे बच्चों यदि विटामिन की बात करें तो विटामिन का पाचन नहीं करता है। फैट का पाचन प्यारे बच्चों लाइपेस एंजाइम करता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का हमारा टाइलिन एंजाइम करता है। प्रोटीन का पाचन प्यारे बच्चों, प्रोटीन का पाचन जो होता है वो हमारे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन, हम भोजन में जो प्रोटीन लेते हैं प्यारे बच्चों, उसका जो पाचन होता है वो हमारे एक पेप्सिन नामक एंजाइम से किया जाता है। यदि आपको याद रखना है तो आप इस शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं, पीपी, यानी कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। आप पीपी से भी इसको याद रख सकते हैं कि पेप्सिन जो हमारा एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी प्रोटीन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है बच्चों जमाना, दूध को दही में जमाने का काम कौन सा एंजाइम करता है? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते तो एमाइलेस भी इसका सही आंसर नहीं है, पेप्सिन भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही ट्रिप्सिन इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन डी रेनिन। रेनिन एक एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, ये दूध को दही में बदलना या दूध को दही में जमाने का कार्य करता है। बच्चों के पेट में प्यारे बच्चों ये रेनिन एंजाइम ज्यादा पाया जाता है। बच्चों के पेट में, बच्चों के पेट में रेनिन एंजाइम ज्यादा पाया जाता है, जो कि दूध को दही जैसा या दही के रूप में दही जैसे जमाने के काम करता है। तो दूध को दही में संगठित, जिसे हम कोगुलेट्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जमाना, कोगुलेट्स करता है, उसका नाम है हमारा रेनिन। रेनिन एंजाइम दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्यारे बच्चों ने, हिमांशु गुप्ता, हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, अनुज आपका आंसर भी सही है, शंकर दुबे आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी रेनिन जो होता है हमारा दूध को दही में जमाने का कार्य करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन हम हमारे पिछले 2-3 सेक्शन में क्लासेस में कर चुके हैं। जब हम मानव रोग पढ़ रहे थे हमने तब भी ये क्वेश्चन देखा था, हमने न्यूट्रिएंट्स तथा पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग देखा था, तब भी ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा और एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे जो हमारे सेशन से जुड़े हुए हैं, इस क्वेश्चन का फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है। यदि हम इसके ऑप्शन देखते हैं प्यारे बच्चों, तो गुर्दा या किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण का मुख्य कार्य होता है किडनी का। यदि हम लीवर की बात करें प्यारे बच्चों, तो बाइल जूस का निर्माण करना। यकृत का मुख्य कार्य होता है बाइल जूस का निर्माण करना। यदि हम पित्ताशय की बात करें तो बाइल जूस को इकट्ठा करना। बाइल जूस को इकट्ठा करने का मुख्य कार्य होता है गॉल ब्लेडर का। तो मैं देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं कि अग्नाशय। पेनक्रियास के द्वारा मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी बिल्कुल सही कमेंट किया है कि अग्नाशय में मानव शरीर में इंसुलिन का हार्मोन का निर्माण होता है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि हमारे अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है।
आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो उसका आंसर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है। तो मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि आप फटाफट से आप सभी कमेंट करेंगे कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तब तक हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली कहाँ पाई जाती है। विली कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों। यदि विली की बात करें तो विली एक उंगली के आकार की एक संरचना होती है। विली जो होती है प्यारे बच्चों हमारी उंगली के आकार की संरचना होती है। उंगली के आकार की संरचना होती है। विली एक उंगली की आकार की संरचना होती है प्यारे बच्चों, जो हमारी छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ये क्या करती है, जितना भी भोजन में हमको पोषक तत्व मिले हैं उन पोषक तत्वों को सोखने का कार्य करती है, जिसे हम विली या विली कहते हैं। यदि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि विली का आकार कैसा होता है बच्चों, तो विली का जो आकार होता है वो होता है हमारा फिंगर लाइक, जिसे हम उंगली भी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे फिंगर कहते हैं। इसका जो आकार होता है वह एक फिंगर के आकार या फिंगर के जैसा होता है, उंगली के आकार होता है, और यह हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। और इसका सबसे मुख्य कार्य होता है जो भोजन से हमें पोषक तत्व मिले हैं उसका अवशोषण करना है, उसको एब्जॉर्ब करना। तो ऑप्शन ए छोटी आंत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि विली हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। प्यारे बच्चों जब हम इसके दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो ओसेफेगस का काम होता है प्यारे बच्चों भोजन को मुख से पेट में भेजना, मुख से पेट तक भोजन को भेजना। यदि हम अमाशय की बात करें प्यारे बच्चों तो अमाशय का कार्य होता है भोजन को पचाना। यदि हम मुख गुहा या बकल केविटी की बात करते हैं तो हमारा जो बाहर का मुख का स्ट्रक्चर होता है उसे हम मुख गुहा भी कहते हैं। हमारी मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं तथा हमारे जीभ और सलाइवरी ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब बारी है, हम मैंने जो पिछले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो मैं देख रहा हूँ हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही आंसर गेस किया है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह। शंकर दुबे बिल्कुल बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनुज आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। इंसुलिन की कमी से जो बच्चों रोग होता है वो होता है हमारा मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं। हमारा अग्नाशय जो होता है प्यारे बच्चों वो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब हमें मधुमेह या शुगर, जिसे हम डायबिटीज रोग भी कहते हैं, तो मधुमेह रोग होता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही दिया है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है हमारा, किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द केमिकल लेबोरेटरी ऑफ द बॉडी। किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने जब मानव रोग पढ़ा था, जब हमने पोषक तत्व वाला पढ़ा तब ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के किस अंग को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला की यदि हम बात करें बच्चों तो इनमें से जो इसका सही ऑप्शन है उसका मुख्य कार्य होता है वो करता है 500 से अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, यानी हमारे शरीर में होने वाली 500 प्लस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो अमाशय या स्टोमच इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि स्टोमच का सिर्फ मुख्य कार्य होता है भोजन का पाचन करना। हार्ट या हृदय भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही फेफड़े या लंग्स इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी लीवर। हमारा जो यकृत होता है प्यारे बच्चों वो 500 से ज्यादा 500 से ज्यादा रासायनिक अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। रासायनिक अभिक्रियाएं।
हमारे शरीर में जितनी भी 500 से ज़्यादा अभिक्रियाएं होती है प्यारे बच्चों, हमारा लीवर उन सभी अभिक्रियाओं को कंट्रोल करता है। इसलिए हम हमारे लीवर को शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, जिसे हम केमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 500 से ज़्यादा अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी यकृत या लीवर सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे यकृत या लीवर को हम रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? हमने सबसे पहले क्वेश्चन में इसकी बात की थी कि बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य क्या है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर भी बताएं कि बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? यदि हम छोटी आंत की बात करें प्यारे बच्चों, तो छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना, यानी कि भोजन को पचाना। उस हमारे भोजन में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों का अवशोषण करना है। और उसके पहले क्वेश्चन में हमने विली की बात की थी, तो विली भी हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, यदि इसके ऑप्शंस की बात करते तो हार्मोन बनाना इसका सही आंसर नहीं है, शर्करा का निर्माण करना भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही प्रोटीन का पचाना इसका सही आंसर है। हमने प्रोटीन के पचाने की बात की थी, हमने पीपी एक ट्रिक याद की थी कि यदि आपको याद करना है कि प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, तो आपको उसका नाम बताना। तो हमने जैसे बात की थी, तो आप फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। हमने 2-3 क्वेश्चन पहले इसकी बात की थी कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो हमने पीपी याद किया था। तो जो भी एंजाइम है फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। इस क्वेश्चन के यदि हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हमारी बड़ी आंत का जो प्यारे बच्चों सबसे मुख्य कार्य होता है, वो होता है भोजन में जो उपस्थित जल है उसका अवशोषण करना। जब छोटी आंत में भोजन पच जाता है, उसके बाद खाना हमारी बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य होता है उस भोजन में जो अतिरिक्त मात्रा में पानी है, उस पानी को एब्जॉर्ब करना या उस पानी का अवशोषण करना। तो ऑप्शन डी जल का अवशोषण इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप उस क्वेश्चन का जवाब बताइए कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। हम अगले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, यदि हम पीलिया रोग की बात करते हैं, तो इस रोग को हम इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहते हैं। और इस रोग में प्यारे बच्चों हमारे शरीर में एक पिगमेंट उपस्थित होता है, बिलीरुबिन। जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, तब हमें पीलिया नामक रोग होता है। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर गेस किया है कमेंट सेक्शन में, पेप्सिन। अनुज भदौरिया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनुज भदौरिया, नयंत, बिल्कुल बेटा, जिन भी प्यारे बच्चों ने पेप्सिन कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमने एक ट्रिक से याद किया था, पीपी, यानी कि प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है हमारा पेप्सिन एंजाइम। अब यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो पीलिया रोग जो होता है प्यारे बच्चों हमारी किडनी या गुर्दे को प्रभावित नहीं करता है। गुर्दे या किडनी का रोग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा स्टोन, जिसे हम पथरी भी कहते हैं। यदि हम फेफड़े की बात करें प्यारे बच्चों, तो जितने भी हमारे श्वसन रोग होते हैं, श्वसन मतलब सांस लेने वाले रोग या सांस की बीमारी, जितने भी हमारे श्वसन रोग होते हैं प्यारे बच्चों, वो फेफड़े में होते हैं। फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, आपका फ्लू हो गया, ये सारे हमारे फेफड़े में होते हैं। ना ही पीलिया हमारे हृदय को प्रभावित करता है। पीलिया जो होता है प्यारे बच्चों हमारे यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी गेस किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पीलिया रोग होता है प्यारे बच्चों हमारे यकृत या लीवर को प्रभावित करता है। और आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है प्यारे बच्चों कि हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया या जॉन्डिस रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है, हमारे शरीर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। याद रखिएगा, बिलीरुबिन नामक पिगमेंट हमारे शरीर में पाया जाता है, और जब बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, तब हमें पीलिया रोग होता है।
याद रखिएगा आप कि जब हमारे शरीर में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है तब हमें पीलिया रोग होता है। इसके जो सिम्टम्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो हमारे शरीर, हमारे नेल्स, हमारे नाखून, हमारी आंखों की पुतलियां, यह सभी पीले रंग की हो जाती हैं, जिससे हमें अंदेशा मिलता है, हमें यह सिग्नल मिलता है कि हमारे शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई है। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो उसका आंसर है हमारा लीवर। यदि आपसे यह पूछा जाता है कि किसकी मात्रा बढ़ने पर पीलिया रोग होता है तो उसका सही आंसर होगा बिलीरुबिन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर कौन संचित करता है? व्हाट कन्वर्ट्स एंड स्टोर्स ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन? ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज कौन बदलता है? तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा यकृत या लीवर। लीवर जो होता है प्यारे बच्चों वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संचित करता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर हमारा यकृत या लीवर संचित करता है। तो ऑप्शन बी यकृत या लीवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी कमेंट गेस किया है और उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ग्लूकोज को ग्लाइकोज में हमारा यकृत जो होता है वो परिवर्तित करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसा या फैट का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट? यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए कि वसा या फैट को कौन सा एंजाइम पचाता है। तो मैं आप सभी के आंसर का वेट कर रहा हूँ, फटाफट से आप मुझे बताइए कि कौन सा एंजाइम उसको पचाता है। यदि प्यारे बच्चों में इसके ऑप्शंस की बात करें तो एमाइलेज इसका सही आंसर नहीं है। पेप्सिन जो होता है हमारा प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन जो था प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिन भी सही आंसर नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा है लाइपेस। वसा या फैट को पचाने वाला एंजाइम होता है प्यारे बच्चों, होता है हमारा लाइपेस। याद रखिएगा। यदि आपसे प्रोटीन पूछा जाए तो वो होता है हमारा पेप्सिन। और यदि स्टार्च पूछा जाए आपसे, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पूछा है तो उसका होता है टाइलिन। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है हमारा टाइलिन एंजाइम। प्रोटीन की यदि हम बात करें तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। ठीक उसी तरह से वसा या फैट को पचाने का कार्य करता है प्यारे बच्चों हमारा लाइपेस एंजाइम। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए लाइपेस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल? यदि हम आहार नाल की बात करें प्यारे बच्चों तो हम जो भोजन खाते हैं वो उस भोजन को निगलने से लेके हमारे पेट तक पहुंचता जाता है वो हमारा एलिमेंट्री कनाल या हमारा आहार नाल होता है, वो भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाता है। तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ग्रास नली इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, फेरिंग्स भी इसका सही आंसर नहीं, ना ही छोटी आंत इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी अमाशय, जिसे हम स्टोमच भी कहते हैं। और यदि हम स्टोमच की बात करें प्यारे बच्चों तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो होता है हमारा आमाशय, जिसे हम स्टोमच भी कहते हैं। तब याद रखिएगा हमारी जो एलिमेंट्री कनाल होती है, हमारी जो आहार नाल होती है उसका सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैं आप सभी के आंसर्स का वेट कर रहा हूं, तो फटाफट से मुझे आप आंसर दीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा आमाशय या स्टोमच। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस? हमारे दांतों की जो परमानेंट संख्या होती है, स्थायी दांत होते हैं प्यारे बच्चों, उसकी संख्या आपको बतानी है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर मुझे बताइए कि मनुष्य में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 तो नहीं होती है, ना ही 30 होती है और ना ही 28 होती है। मनुष्य में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है प्यारे बच्चों 32 कुल दांत। यदि हम एक वयस्क की बात करते हैं, यदि हम एक एडल्ट की बात करते हैं तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में 32 दांत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी 32 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है प्यारे बच्चों 32। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी 32 सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है।
अब मैंने जो आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताया। नीलेश, अनुज भदौरिया, हाँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है। नयन सोलंकी, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें कि हमारे पेट में HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी 32। मनुष्य में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 32 या 32। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी 32 सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस भाग में शुरू होता है? इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिंस? ये क्वेश्चन भी हमने पहले ही बात की प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट से आप बताइए कि कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का पाचन शरीर के किस भाग से शुरू होता है? हमने पेप्सिन की बात की थी प्यारे बच्चों, एमाइलेज की भी बात की थी, हमने टाइलिन एंजाइम की बात भी की थी। तो मुझे आप फटाफट से बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर के किस भाग में शुरू होता है? यदि हम प्यारे बच्चों पेट की बात करें तो पेट से शुरू नहीं होता है, छोटी आंत में भी नहीं होता है और बड़ी आंत में भी नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन सी, मुख। हमारे मुख में जो हमारी लार ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, वो सलाइवरी एमाइलेज बनाती है जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है। हमारी लार ग्रंथि होती है प्यारे बच्चों, एक टाइलिन नामक एंजाइम बनाती है और वो एंजाइम स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी मुख सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन अंततः किसमें टूट जाते हैं? इन व्हाट आर प्रोटीन्स अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आशा करता हूं कि आपको आता होगा। आप ये ध्यान रखिए कि प्रोटीन बनते किससे हैं और जिससे बनते हैं वो टूटने के बाद उसी रूप में आ जाते हैं। यदि प्यारे बच्चे इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ग्लूकोज भी इसका सही आंसर नहीं है, फैटी एसिड भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही हमारे प्रोटीन विटामिन से बने होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, जिसे हम एमिनो एसिड भी कहते हैं। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन अंततः एमिनो एसिड में टूट जाता है, एमिनो एसिड की श्रृंखला या एमिनो एसिड की चेन में टूट जाता है। तो ऑप्शन सी एमिनो एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी एमिनो एसिड सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन अतः एमिनो एसिड में टूट जाता है। तो ऑप्शन सी एमिनो एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन डज द एब्सॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस? जितना कि हमने पूरी बात की प्यारे बच्चों, उसी का सेम क्वेश्चन एक आपके सामने आया है कि अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। पेट में प्यारे बच्चों हमारे दो एंजाइम पाए जाते हैं। पेट में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होता है, ना ही लीवर में होता है, ना ही अग्नाशय या पेनक्रियाज में होता है। हमारी छोटी आंत में प्यारे बच्चों अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। हमारी छोटी आंत का सबसे मुख्य कार्य होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। हमारी छोटी आंत होता है प्यारे बच्चों, छोटी आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन बी छोटी आंत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी छोटी आंत सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों हम एक बार वेरी शॉर्ट में हम पूरी एक पाचन की प्रक्रिया देख लेते हैं कि हमारी पाचन की प्रक्रिया किस रूप से होती है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम भोजन को मुख में रखते हैं और हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है प्यारे बच्चों, सलाइवरी ग्रंथि होती है, वो क्या करती है एक टाइलिन नामक एंजाइम निकालती है जिससे कि हमारे शरीर हमारे मुख से ही स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम दांतों से उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और जो भोजन हमारा छोटे छोटे टुकड़े टूटने के बाद एक जो पेस्ट के रूप में आ जाता है, उस रूप में जब हम कहते हैं उस रूप को हम बोलस। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद जब वो निगलने के लिए तैयार हो जाता है, जब वो हमारी लार से पूरी तरह गीला हो जाता है, लार में मिल जाता है, उसके बाद जो उस भोजन का रूप होता है उस रूप को हम कहते हैं बोलस। याद रखिएगा।
बोलस रूप में हमारा वो भोजन बन जाता है, उसके बाद बोलस रूप में हम उस भोजन को निगलते हैं और वो भोजन हमारे आमाशय या हमारे स्टोमच में जाता है। हमारे पेट में प्यारे बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि भोजन का पाचन करता है। उसके बाद हमारे पेट में प्यारे बच्चों दूसरे एंजाइम पाए जाते हैं, हो गया हमारा पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, या अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीजों को पचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों भोजन हमारी छोटी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, जब भोजन पेट से या हमारे आमाशय से छोटी आंत में जाता है तो प्यारे बच्चों वो काइम रूप में जाता है। याद रखिएगा आप, काइम। भोजन जब हमारे पेट से छोटी आंत में जाता है तो उस समय जो उसका रूप होता है उसे हम कहते हैं काइम। काइम रूप में भोजन हमारे पेट से या आमाशय से हमारी छोटी आंत में जाता है। प्यारे बच्चों छोटी आंत में ही पूर्ण रूप से भोजन का जितना भी पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में जितने भी हमारे भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसका अवशोषण किया जाता है। हमारे जो शरीर में विली उपस्थित होती है वो क्या करती है, जितने भी पोषक तत्व और ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिली है उसका अवशोषण करती है और उसको हमारे रक्त में मिलाकर शरीर को दे देती है। तो इसके बाद यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो छोटी आंत के बाद जब हमारा बचा हुआ भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद प्यारे बच्चों उस भोजन में जो अतिरिक्त मात्रा में पानी होता है, उस भोजन में जो अतिरिक्त मात्रा में पानी होता है उस पानी का अवशोषण करना हमारी बड़ी आंत का काम होता है। यदि हम बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत का सबसे मुख्य कार्य होता है उस भोजन में उपस्थित पानी को अवशोषण करना है, और पानी के अवशोषण करने के बाद प्यारे बच्चों उस भोजन को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारी एक पूरी प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों, भोजन को खाने से लेकर उसको पचाने से लेकर उसके अंदर जितने पोषक तत्व है, ऊर्जा है, उनको शरीर को इकट्ठा करने से लेकर उसको शरीर से बाहर निकालने तक ये हमारी एक पूरी पाचन की प्रक्रिया होती है। तो इतना हमने आज के सेशन में पढ़ा है। यदि हम बात करें प्यारे बच्चों तो अंत में बस इतना से ही कहूंगा कि आज जो पढ़ाई में मन लगाता है वही कल फौज में जाकर अपने माता पिता का मान बढ़ाता है। तो प्यारे बच्चों आप मन लगाकर ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए और अपना और अपने माँ बाप का नाम बिल्कुल रोशन कीजिए। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। हम मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।